Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC notes. I hope you all are doing good and rocking with your preparations. And today the topic I have got for you is a history topic where we are going to see people's resistance against British before 1857. तो 1857 का तो जो रिवोल्ट हुआ उसके बारे में हम सभी जानते हैं, बट उसके पहले क्या हुआ, क्या वजह थी जो विच लेड टू 1857 रिवोल्ट. तो उसको देखने के लिए लेट्स सी what happened before 1857, what people did before 1857. Alright, so the meaning was resistance by several sections of society who were affected by the alien rule. ये इसको आप मॉडिफाई करके जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं. देन हु वर रेजिस्टर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि 1857 का रिवोल्ट के पहले तो कौन रेजिस्ट कर रहा था. सो लेट अस सी हु वर द रेजिस्टर्स. रेजिस्टर्स मतलब हु वर द people or sections of the society who were against, who were resisting the or protesting the British rule. So it was peasants. The peasants were there, artisans were there, tribals were also there, and ruling class was there. Ruling class means the kings, जो हमारे kings होते थे, जिनका various देर मराठास थे, राजपूत थे, यू नो वेर इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में जो मुगल्स थे, तो रूलिंग क्लासेस वर देयर एंड देन मिलिट्री पर्सनल वर देयर, रिलीजियस लीडर्स भी तो थे, क्योंकि कुछ उनको भी तो प्रॉब्लम थी कि हमारा रिलीजियस को रिफॉर्म, सती क्यों बैन किया जा रहा है, या विडो री मैरिजेस क्यों किया जा रहा है, या हमारे पूजा पाठ की चीज़ों में इंटरफेरेंस क्यों किया जा रहा है. तो ये resistors थे, peasants, artisans, tribal, ruling class, military personnel and religious leaders. They were the people who were resisting the British rule, but they were fighting separately. They were resisting इनका कोई united front नहीं था. There was no united front. So all of them were fighting separately to the Britishers. So these resistors, these various sections of society who were resisting British rule, they were fighting separately. They didn't know each other. They didn't know मतलब each other. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सब अपनी अपनी कॉज के लिए, हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा ये चीज़ ब्रिटिश की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, हम लड़ रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम रेजिस्ट कर रहे हैं. देयर वाज नो यूनिफिकेशन अमंग देम. और कभी कभी साथ लड़िया, बट इट हैज़ नो एक्चुअल इम्प्लीकेशन. इट वाज नॉट यूनाइटेड दे वर नॉट यूनाइटेड इन अ ट्रू सेंस. फिर क्या हुआ, तो ये लोग जो रेजिस्ट कर रहे थे, उनके रेजिस्ट करने का फैक्टर्स क्या था. सो फैक्टर्स फॉर पीपल्स रेजिस्टेंस बिफोर 87. पहला क्या है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. लोग क्यों रेजिस्ट कर रहे, 1857 के पहले ही लोग क्यों रेजिस्ट करना शुरू कर दिए थे, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. इसमें ऐसा क्या था कि वो लोगों को पसंद नहीं आया. द masses of the citizens of the India didn't like the heavy burden of new taxes. टैक्सेस का बर्डन डाल दिया, उनकी प्रोडक्शन हो ना हो, द टैक्स वॉज फिक्स्ड, वो तो उनको लेना ही लेना है. पहले ऐसा नहीं था, तो द किंग्स वर देयर, दे वर वो अपनी प्रजा के लिए काम करते थे कि अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इस साल नहीं लिया, ये कम कर दिया, या यू पे नेक्स्ट ईयर. तो ऐसे होता था. बट जब ब्रिटिश आए तो दे बर्डन द पेजेंट विद हैवीली विद द टैक्सेस. तो हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस हो गया. एंड देन एविक्शन ऑफ पेजेंट्स फ्रॉम देयर लैंड. जो पेजेंट्स थे उनको अपनी ही ज़मीन से निकाल दिया गया. क्यों? क्योंकि उसको फिर उनकी ज़मीन ज़मींदारों को दे दी गई. ज़मींदार लार्ज स्केल पे कमर्शियलाइज करके जो ब्रिटिश के इंटरेस्ट में क्रॉप्स होती थी उसको ग्रो करने के लिए. तो एविक्शन ऑफ पेजेंट फ्रॉम देयर लैंड एंड देन एनक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल्स. लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से क्या हुआ कि ट्राइबल्स की लैंड को भी एनक्रोच किया जाने लगा. जो शांति से जंगलों में रहते थे, अपनी जंगलों की चीज़ों से, उनका पूरा इकोसिस्टम ही फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट था, उससे वो अपना दे वर टेकिंग लिविंग फ्रॉम देयर एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट ऑल्सो. तो उनकी ज़मीन जो है उस पर इंक्रोच करने लगे ये फॉर द पर्पज़ ऑफ
एग्रीकल्चर, तो वहाँ से भी रेजिस्ट कर दिया गया। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसी की वजह से these different kinds of people started resisting, प्रोटेस्ट करने लगे। एंड देन नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में क्या एक्सप्लॉयटेशन होने लगा? इंटरमीडिएटरी रेवेन्यू कलेक्टर्स। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कौन आता था? डायरेक्ट ब्रिटिश तो आ नहीं जाती थी। डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, जो इम्पोज करती थी, वो खुद तो आके करती नहीं थी, इंटरमीडियरीज होते थे, तो वो अलग से हैरेस करते थे। और ये जो पेजेंट होते थे, ये अपनी जो बात होती थी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो मीडिया, एक तो ब्रिटिश ने परेशान कर रखा था, ऊपर से ये इंटरमीडियरीज ने बहुत परेशान कर रखा था, एक्सप्लॉइट कर रहे थे बेचारे जो लोग थे गाँवों में, रूरल सोसाइटी में। टेनेंट सिस्टम ला दिया गया है ना। टेनेंट सिस्टम में जो एग्रीकल्चर के लिए आप एग्रीकल्चर, आपकी खुद की ज़मीन का कोई मतलब नहीं है वो। नेक्स्ट इज टेनेंट्स। स्टार्टिंग में क्या रहता था? पहले सबकी अपनी ज़मीन होती थी, जो दे यूज्ड टू ओन इट, दे वर ओनर्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी कंजम्पशन के हिसाब से प्रोडक्शन करते थे। बट द लेटर व्हेन द ब्रिटिश केम, दे बिकेम टेनेंट्स ऑन देयर ओन लैंड। तो टेनेंसी सिस्टम आ गया। दैट वाज आल्सो वेरी एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। तो इससे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। एंड आफ्टर टेनेंट्स वी हैड द मनी लेंडर्स हु वर एक्सप्लॉयटिंग रूरल सोसाइटी। लोगों को जब आर्टिस्ट को, जो आर्टिसंस थे, पेजेंट्स थे, उन सबको इतना जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और वेरियस पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटेन की वजह से वो बिल्कुल सब कुछ उनके हाथ से चला गया, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। दे बिकेम वेरी पुअर। जो खुद की कंजम्पशन के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, दे वर फीडिंग देयर फैमिलीज एंड दे वर लिविंग हैप्पीली। फिर वो अचानक से एकदम गरीब से हो गए। अब उनको for their basic needs also they didn't have money, they became tenants। and then what happened, फिर वो मनी लेंडर्स के पास जाने लगे to take अपना पैसे लेने के लिए, कि अपना घर चलाने के लिए। तो मनी लेंडर्स क्या करते थे? बहुत हाई एग्जॉर्बिटेंट रेट पे ब्याज पे जो है वो मनी लेंड करते थे, और उनकी ज़मीन भी ले लेते थे, या जो भी उनके पास बिलोंगिंग्स होती थी। तो मनी लेंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने की वजह से, ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से मनी लेंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत हाई हो गया रूरल सोसाइटी में। So land revenue settlement, exploitation in rural society by intermediaries, tenants and money lenders. And next is revenue expansion. Let's see what is revenue expansion. Over tribal lands, leading to loss of tribal people's hold over agricultural and forest land. तो क्या हुआ कि ब्रिटिश को क्या चाहिए? उनको सिर्फ पैसा 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 पैसा, पैसे से मतलब था। वो अपनी रेवेन्यू को किसी भी तरह से एक्सपैंड करना चाहते थे। तो उसके लिए क्या किया? वो मैंने पहले ही बताया था, ट्राइबल लैंड पे एनक्रोच करने लगे। एनक्रोचमेंट की वजह से क्या हुआ? ट्राइबल को उनकी अपनी ज़मीन थी, जो द एग्रीकल्चरल लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड पे उनका जनरेशन से उनका राइट था कि ये उनका ज़मीन है, इस पे वो खेती करेंगे, ये उनका जंगल है, ये उनका घर है, उस पे उनका होल्ड ख़त्म हो गया, वो उनके हाथों से छिन गया। फिर दैट ऑल्सो बिकेम अ फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस। ट्राइबल अपराइजिंग भी हमने देखा है, हिस्ट्री में है, तो इसीलिए वो भी अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के। सो द नेक्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स रेजिस्टेंस वाज प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उस पर बहुत हैवी ड्यूटी लगाई जाने लगी, स्पेशली एक्सपोर्ट ड्यूटीज। जो एक्सपोर्ट ड्यूटी करते थे, कि हम यहाँ से अपने गुड्स को एक्सपोर्ट ही ना कर पाए, बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया गया। इस तरह की पॉलिसी लगाई गई कि इंडियन इंडस्ट्रीज हैंडीकैप हो जाएं। तो हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज लगाई गई, स्पेशली एक्सपोर्ट ड्यूटीज, which led to devastation of Indian handloom and handicraft industries। जब इतना ज़्यादा हाई टैरिफ लगा दोगे तो फिर क्या होगा? हम तो एक्सपोर्ट ही नहीं, इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। इंडियन प्रोडक्ट बिकेम सो एक्सपेंसिव दैट इट वाज नॉट बीइंग परचेज्ड इन द फॉरेन कंट्रीज। और इंडिया में भी वो
एक्सपेंसिव हो गया तो उसे खरीदेगा कौन? जब कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा किसी सामान का, उसे बना के लोग क्या करेंगे? तो जब बना नहीं पाएंगे तो उसको जो बनाने वाले हैं, जो आर्टिसंस हैं, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, राइट? सो ये जो नेक्सस स्टार्ट हो गया, वहीं से तो इंडिया फिर सोने की चिड़िया से वो गरीब एक कंट्री हो गई ना, द पुअर पीपल वी बिकेम। सो ये उनकी जो पॉलिसी थी। ऑन द अदर हैंड वो अपनी गुड्स को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश जो गुड्स थे उसकी एक्सपोर्ट पे टैरिफ उन्होंने बहुत नॉमिनल कर रखी थी। सो दैट ऑल्सो बिकेम द रीज़न फॉर इंडस्ट्रियल जो लोग थे वो भी रेजिस्ट करने लगी ब्रिटिश की रूल को। एंड देन इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर। व्हाट डज इट मीन? Why increased pressure? Due to destruction of indigenous industry as workers migrated from industry to agriculture. This point is related to this previous point कि जब काम नहीं रहेगा, आर्टिसंस अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? फिर वो खेतों पे जाएंगे, खेतों पे काम करने जाएंगे, लेबरर्स बन गए, खेतों पे काम करने गए। तो क्या हुआ? जब सारे के सारे उनका जो आर्टिसंस थे जो अलग अलग तरह के काम करते थे, वो सबके सब वो एग्रीकल्चर पे टूट पड़े, फार्मिंग पे टूट पड़े। तो फिर क्या हुआ? प्रेशर बहुत बढ़ गया एग्रीकल्चर पे, उसकी कैपेसिटी नहीं थी। फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जो हम कहते हैं, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो बढ़ गई। लोग फिर एग्रीकल्चर पे चले गए, फिर माइग्रेट कर लिए इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में, और इंडिजिनस इंडस्ट्री पूरी ख़त्म ही हो गई। और एग्रीकल्चर पे इंडिजिनस इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो दैट ऑल्सो बिकेम और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी वो किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ नहीं हो रही। दिस वॉज हैपनिंग क्योंकि ये तो हर घर में कोई ना कोई एग्रीकल्चर, आर्टिसंस, ये तो होता था। तो ये पूरी मासेस को इम्पैक्ट कर रही थी। तो मासेस वॉज ऑल्सो देवर रेजिस्टेंस जो था अंदर से, वो मासेस के अंदर आना शुरू हो गया था। एंड देन एंड ऑफ पेट्रोनेज ऑफ प्रीस्टली एंड स्कॉलरली क्लासेस। इंडिया में क्या होता था पहले? जो प्रीस्टली क्लास होती थी, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल स्कॉलरली क्लास होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, उनका क्या होता था? बहुत पेट्रोनेज, बहुत रिस्पेक्ट होती थी कि ये भाई पढ़े लिखे हैं, हम कहते नहीं, आज भी कहते हैं महंत हैं, ज्ञानी हैं। तो उनका एक अलग इम्पोर्टेंस होता था, एक अलग रिस्पेक्ट होती थी। बट जब ब्रिटिश का रूल आया तो ये भी ख़त्म हो गया। फॉर देम एवरीबडी वॉज इक्वल इन अ सेंस। उनको तो सब इंडियन लग रहे थे, सब इलिटरेट और बुद्धिहीन भी कैन से, सब ब्रिटिशर्स के लिए सब वही थे, अनसाइंटिफिक। ब्रिटिश दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स वेरी साइंटिफिक, तो वी वर अनसाइंटिफिक। तो ये तो प्रीस्टली क्लास की उनका भी पैट्रोनेज ख़त्म हो गया, कोई इज्जत उनको ब्रिटिशर्स से नहीं मिल रही थी। ये उनके लिए ये भी एक कारण बना, ये उनके खुद के लिए, और बाकी बाकी जनता थी जो उनको देखती थी रिस्पेक्ट की नज़रों से, प्रीस्टली क्लास को, उनको भी बुरा लगा। तो ये भी एक मासेस में रेजिस्टेंस का कारण बन गया। एंड देन फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। क्यों ब्रिटिश रूल आते ही आज़ादी की मांग होने लगी, और जबकि इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड बाय सो मेनी ईयर्स, 100,000 ईयर इन्वेजन्स होते रहे हैं हमारी कंट्री में। मुगल्स ने कितने साल रूल किया, उसके पहले दिल्ली सल्तनत, उसके पहले अदर किंग्स। तो हमारा कंट्री तो रूल होता रहा है फॉरेन एलिमेंट से। बट ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों इतना बड़ा रेजिस्टेंस हुआ कि आज़ादी की ज़रूरत और उनको भगाने की ज़रूरत हमें पड़ने लगी? मासेस ने फील किया। वाई? बिकॉज ब्रिटिश फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो बाकी रूलर्स आए थे, बी इट मुगल और अदर रूलर्स, उन्होंने क्या किया? इंडिया को अपना घर बना लिया। वो यहीं के होके रह गए, जो मतलब यहाँ जो पैसा यहाँ से जो ले रहे थे वो यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे थे। लाल किला हमारा आज भी यही है, वो हमारे लिए है। इट्स नॉट बीन मेड इन एनी अदर कंट्री। तो वो यहीं रह गए, यहाँ की जनता के उनकी प्रजा बन गई और वो यहाँ के राजा बन गए। तो और हमारी जो कस्टम्स थी, जो चीज़ें थी, उसमें उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं किया ज़्यादा। लोगों को अपनाया, लोगों ने उन्हें अपनाया। तो वो एक होके दे बिकम वन, द रूलर्स एंड द रूल्ड, दोज हु वर रूल्ड, दे बिकम वन। तो वो
एलिमेंट ऑफ फॉरेननेस या एलियननेस नहीं था, बट जब ब्रिटिश आया तो वो खुद को साइंटिफिक एंड एक डिफरेंट आप कह सकते हैं जो हायर लेवल ऑफ स्पीसीज समझ के आए, और उन्होंने इंडियंस को अपने से कम समझ के रूल किया, इलिटरेट पीपल समझ के। तो इसलिए वो कभी वो हमारे नहीं हो पाए, एंड वी नेवर बिकेम देम। वो जो लाइन थी, वो जो डिफरेंस था, दैट ऑलवेज एग्जिस्टेड, इट नेवर फेडेड अवे। तो इससे क्या हुआ, वो कैरेक्टर ब्रिटिशर्स का नहीं बदला। उनका ये था कि जितना चाहे लूट लो, और यहाँ पे नहीं, हम जाके ब्रिटेन में ये इन्वेस्ट करेंगे, ये पैसा ब्रिटेन को जाएगा, जो टैक्सेस हो रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटेन में जा रहा था। तो ये भी लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस का कारण बन गया। अपना तो था, अपने वो लगे नहीं 200 सालों 250 सालों की रूल के बावजूद भी। तो दिस ऑल्सो बिकेम द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस एमंग द मासेस। तो 1857 के पहले जो भी अपराइजिंग थी, उसका रीज़न यही था कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की पॉलिसीज, एक्सप्लॉयटेशन इन रूरल सोसाइटी, रेवेन्यू एक्सपेंशन, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सप्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, increased pressure on land and agriculture, end of patronage of priestly and scholarly classes, and foreign character of the British rule. This ये अंदर से आग भर रही थी, चिंगारी हो रही थी, जो कि 1857 में वो चिंगारी एक ज्वाला बन गई। तो this was the factor. So this is all for today's video. This video, please like, share and subscribe this channel. I will really be grateful to you, and see you in the next video. In the next video ये इसका ही जो continuation में रहेगा. There I will cover the characteristics of the uprising and the forms of these uprising. जो हमने देखा resistance, ये इसमें cover किया, इसका characteristics क्या थे और इसके forms क्या थे, वो मैं next video में cover कर लूँगी. So please like, share and subscribe. Thank you. Love you all.